वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको आपकी हिंदी कक्षा में व्याकरण भाग में से इकाई 1 जनसंचार माध्यम और लेखन इसके बारे में विस्तार से बताऊंगी। विभिन्न माध्यमों के लिए लेखन। इस पाठ में हम पढ़ेंगे और जानेंगे प्रमुख जनसंचार माध्यम जैसे प्रिंट, टीवी, रेडियो और इंटरनेट। जनसंचार के विभिन्न माध्यमों की खूबियाँ और कमियाँ। फिर हम पढ़ेंगे प्रिंट, मुद्रित माध्यम। फिर रेडियो समाचार की संरचना। देन टेलीविज़न, टीवी की खबरों के विभिन्न चरण। रेडियो और टेलीविज़न समाचार की भाषा और शैली। फिर हम आपको पढ़ाएंगे इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास, भारत में इंटरनेट पत्रकारिता और हिंदी नेट संसार। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि आपने 11th में भी पढ़ा है, इस पाठ को आप अच्छे से पढ़ चुके हो एक बार कि जनसंचार क्या है। हमारे मन के भाव हों या हमारा कोई समाचार हो, एक स्थान से जब वो चल करके दूसरे स्थान तक जाता है तो उसको ही हम संचार कहते हैं, जनसंचार। सर्कुलेशन, हमारे जो व्यूज़ हैं, जो हमारे विचार हैं, जो भाव हैं, उनका सर्कुलेशन ही जनसंचार कहलाता है। तो जनसंचार हमारे जीवन का एक अंग है। एक जीवित प्राणी जब ही जीवित है जब वो संचार करता है। हमारे मन में क्या चल रहा है जब तक हम दूसरे को नहीं बताएंगे, जब तक हमारा कोई काम चल ही नहीं पाएगा। चाहे वो इशारे से हो, चाहे मौखिक हो, चाहे लिखित रूप में हो, चाहे श्रवण रूप में हो, सुनने के रूप में हो, हमें अपने फील को कन्वे करना ही होता है। तो जीवित होने का लक्षण संचार है। जब तक सर्कुलेशन है, जब तक बातों का प्रवाह है, जब तक जीवन है। ठीक है। इसके आपने पिछली बार भी पढ़ा था कि इसके बहुत अलग अलग माध्यम हैं। ठीक है। जनसंचार आपको पता है कि जो अखबार है, पत्र पत्रिकाएं हैं, इसमें जो अलग अलग तरीके से भाषा शैलियाँ होती हैं, और रेडियो है, टेलीविज़न है, इनके लिए लिखना एक अलग कला है। आप जानते हो कि समाचार, मान लिया कि ठीक है एक ही सी बात होती है, लेकिन टीवी पर जब समाचार आपको बताया जाएगा तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि देखिए साहब, हमने संवाददाता दिखा रहा है आपको खड़े होकर के कैमरा से अपने, कि देखिए किस तरह से टूट फूट हुई है। लेकिन ये बात आप अखबार में पढ़ते समय आप इस चीज़ को कोई आपको दिखा नहीं सकता, या जो चीज़ आपको सुनाई जा रही है वो चीज़ आपको दिखाई नहीं जा सकती। तो इस तरह से सबकी जो भाषा है, शैली है, वो सब डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। प्रमुख जनसंचार, प्रमुख माध्यम, जैसे सबसे एक मेन माध्यम है वो है प्रिंट माध्यम, जो छपाई जिसको कहते हैं। फिर रेडियो है, फिर टीवी है, फिर इंटरनेट है। तो सारे माध्यम जो हैं, जैसे अब अखबार है वो पढ़ने के लिए है, रेडियो सुनने के लिए है, और टीवी देखने के लिए है। तो इस तरह से हर माध्यम की अपनी अपनी खूबियाँ हैं और अपनी अपनी कमियाँ हैं। जैसे कि सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। हर चीज़ में से आप अच्छाई भी निकाल सकते हैं और उसकी कमियां भी निकाल सकते हैं। अब जैसे हम रेडियो में समाचार सुनते हैं तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमें कहीं अचानक से बाहर जाना पड़ गया, तो हम रेडियो उठाकर थोड़ी ना ले जाएंगे अपने साथ, तो वो समाचार हम उस समय नहीं सुन पाएंगे। लेकिन अखबार हम फोल्ड कर कर अपने साथ भी ले जा सकते हैं, उसमें हमें चीज़ पढ़ने को मिल जाएगी। अब हम टीवी की बात करें तो वहाँ हमें समाचार मिल जाएगा और साथ में उसके चित्र देखने को भी मिल जाएंगे। तो इस तरह से सबके अपनी अपनी कमियां हैं और अपनी अपनी खूबियां हैं। अब जैसे टीवी है, मोस्टली टीवी बिजली से चलता है, और आप कोई महत्वपूर्ण न्यूज़ देख रहे हैं और सडनली लाइट चली जाती है, तो उस ख़ास मोमेंट पर आप उस समाचार से बिल्कुल बेखबर हो जाते हैं। जबकि अखबार में ऐसा कुछ नहीं है कि लाइट चली जाएगी, आप तब भी थोड़ी देर बाद देख सकते हो उसमें क्या है क्या नहीं है। तो इस तरह से सारे ही माध्यमों की कुछ कमियां हैं और कुछ खूबियां हैं। तो इस तरह से अगर हम देखते हैं कि जो प्रिंट मीडिया है, जो सबसे पुराना है, इसकी छपाई के आविष्कार से इसकी शुरुआत हुई थी। मुद्रण की शुरुआत चीन से हुई, लेकिन आज हम जिसको छापेखाने को देखते हैं उसके आविष्कार का श्रेय जर्मनी के गुटेनबर्ग को जाता है। छापाखाने यानी प्रेस के आविष्कार ने दुनिया को तस्वीर बदल करके हमको एक अलग तरीके से उसको दिखाया है। ठीक है। तो यूरोप में पुनर्जागरण
रेनेसां की शुरुआत में छापे खाने की अहम भूमिका थी। भारत में पहला छापा खाना सन 1556 में गोवा में खुला। इसे मिशनरियों ने धर्म प्रचार की पुस्तकें छापने के लिए खोला था। तब से अब तक मुद्रण तकनीक में काफ़ी बदलाव आया है और मुद्रित माध्यमों का व्यापक विस्तार हुआ है। अब प्रिंटर माध्यमों की अगर हम विशेषता की बात करें तो ये सीधी सी बात है कि छपे शब्दों में स्थायित्व होता है। हम उन्हें अपनी रुचि और इच्छा के अनुसार धीरे धीरे भी पढ़ सकते हैं। पढ़ते पढ़ते कहीं रुक कर के सोच विचार भी कर सकते हैं। इन्हें बार बार पढ़ा जा सकता है। इन्हें पढ़ने की शुरुआत किसी भी पृष्ठ से की जा सकती है। इन्हें लंबे समय तक सुरक्षित रखकर संदर्भ की भांति प्रयुक्त किया जा सकता है। यह लिखित भाषा का विस्तार है। ठीक है। लिखित और मौखिक भाषा में सबसे बड़ा अंतर यही है कि लिखित भाषा अनुशासन की मांग करती है। बोलने में एक स्वतः स्फूर्तता होती है, लेकिन लिखने की भाषा व्याकरण, वर्तनी और शब्दों के उपयुक्त इस्तेमाल का ध्यान रखना इसमें बहुत ज़्यादा अनिवार्य होता है। इसके अलावा उसे एक प्रचलित भाषा में लिखना पड़ता है ताकि उसे अधिक से अधिक लोग समझ पाएँ। मुद्रित माध्यमों की अन्य विशेषता ये भी है कि ये चिंतन, विचार और विश्लेषण का माध्यम है। इन माध्यम से आप गंभीर और गूढ़ बातें लिख सकते हैं, क्योंकि पाठक के पास न सिर्फ उसे पढ़ने, समझने और सोचने का समय होता है, बल्कि उसकी योग्यता भी होती है। असल में मुद्रित माध्यमों का पाठक वही हो सकता है जो साक्षर हो, जिसमें औपचारिक व अनौपचारिक शिक्षा के जरिए एक विशेष स्तर की योग्यता भी हासिल की हो। सीधी सी बात है कि पढ़ वही सकता है जो पढ़ा लिखा होगा। अदरवाइज़ उन समाचारों को एक अनपढ़ आदमी को आप नहीं पढ़वा सकते जो पढ़ना नहीं जानता। अब कमियों की अगर हम बात करेंगे मुद्रित माध्यमों के, तो निरक्षरों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल है ये। मुद्रित माध्यमों के लिए लेखन करने वालों को अपने पाठकों की भाषा ज्ञान स्तर, उनके साथ साथ शैक्षिक ज्ञान और योग्यता का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। पाठकों की रुचि, ज़रूरतों को भी पूरा करना पड़ता है। ये रेडियो, टीवी या इंटरनेट की तरह तुरंत घटी घटनाओं को संचालित नहीं कर सकते। ये एक निश्चित अवधि पर ही प्रकाशित होते हैं। जैसे सपोज़ कोई न्यूज़ है, अब वो प्रकाशित होती है सुबह के समय। अब मान लीजिए उस न्यूज़ अखबार के प्रकाशित होने के 20 मिनट बाद ही कोई ऐसी विशेष घटना घट गई, तो आपको अगले दिन से पहले वो सुनाई नहीं दे पाएगी अखबार के जरिए। तो ये भी इसकी कमी है। अखबार या पत्रिका में समाचारों या रिपोर्ट को प्रकाशन के लिए स्वीकार करने की एक निश्चित समय सीमा होती है। इसलिए मुद्रित माध्यमों के लेखकों और पत्रकारों को प्रकाशन की समय सीमा को पूरा ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है। तो अब यही सब इनके ध्यान रखने की बातें हैं कि इनको पूरा जगह का, स्पेस का ध्यान रखना चाहिए। अखबार वगैरह में देखो 250 शब्दों की रिपोर्ट या फीचर लिखने को कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि एक न्यूज़ बनाई तो वो पूरा अखबार उसी से भर दिया। ठीक है। पत्रकार को ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि आलेख में मौजूद सभी गलतियाँ और अशुद्धियों को दूर कर लिया गया है या नहीं, क्योंकि वर्तनी भी अगर गलत होगी या कोई भी वाक्य गलत होगा तो अखबार में उसकी गुंजाइश नहीं होती है। भाषा सरल, सहज, बोधगम्य होनी चाहिए। शैली रोचक होनी चाहिए। विचारों में प्रभावमयता और तारतम्यता होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको आज प्रिंट मीडिया के बारे में बताया कि इसकी अपनी कुछ कमियां हैं, कुछ इसकी खूबियां हैं, और इसी तरीके से फिर आगे मैं आपको इसके रेडियो इत्यादि के बारे में भी बताऊंगी कि किस तरह से फिर रेडियो है और टेलीविज़न है, इस सब का रोल है। अब जैसे रेडियो है तो रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। ये सब कुछ इसमें सब सुनाई देने का खेल है। ठीक है। अब इसमें भी श्रोता जो होते हैं उनका पूरा ध्यान रखा जाता है। पत्रकारों को इसकी भाषा एक अपनी अलग होती है, इसका भी एक शब्दकोश है ना। तो इसमें भी आप ऐसे नहीं कि कोई उल जलूल बात आपने बोल दिया। तो रेडियो में जैसे अखबार की तरह पीछे लौटकर सुनने की सुविधा नहीं है ना। अगर रेडियो बुलेटिन में कुछ भी भ्रामक या अरुचिकर है या संभव है तो श्रोता तुरंत स्टेशन बंद कर दे। दरअसल रेडियो मूलतः एक रेख की है माध्यम है, और रेडियो समाचार बुलेटिन का स्वरूप, ढांचा और शैली इस आधार पर ही तय होती है। रेडियो की तरह टेलीविज़न भी एक रेखीय माध्यम है। एक रेखीय का मतलब है जहाँ पर एक पक्ष जो है वो अपनी बात कह रहा है, दूसरे वाले का कोई उसमें रोल है नहीं, लेकिन वहाँ शब्दों और ध्वनियों की तुलना में दृश्यों, तस्वीरों का महत्व सर्वाधिक होता है।
टीवी में शब्द दृश्यों के अनुसार और उसके सहयोगी के रूप में चलते हैं, लेकिन रेडियो में शब्द और आवाज़ ये सब सुन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो रेडियो के लिए समाचार लेखन अखबारों से कई मामलों में भिन्न है। चूँकि दोनों माध्यमों की प्रकृति अलग अलग है, इसलिए समाचार लेखन करते हुए इसका ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए। रेडियो समाचार की संरचना अखबारों या टीवी की तरह उल्टा पिरामिड शैली पर आधारित होती है। चाहे आप किसी भी माध्यम के लिए समाचार लिख रहे हैं, समाचार लेखन की सबसे प्रचलित, प्रभावी और लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली ही है। सभी तरह के जनसंचार माध्यमों में सबसे अधिक यानी 90% खबरें या स्टोरीज इसी शैली में लिखी जाती हैं। अब अगली वीडियो में मैं आपको समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली समझाऊँ। जब तक आप इसको पढ़ेंगे और एक बार पूरा चैप्टर रिवाइंड करेंगे, दोबारा से रिवाइज कीजिएगा इसको।